प्रेग्नेंट बहू की एसी वाली रसोई। रागिनी जो कि एक गरीब परिवार से थी, उसकी शादी बड़े अमीर घर में हो जाती है जहां उसे बस उसके पति के अलावा और कोई प्यार नहीं करता था। उसकी सास जानकी और देवरानी अनिका हमेशा उसे परेशान करते थे। ऐसे ही एक दिन अनिका रागिनी से बोलती है, अरे रागिनी दीदी, मैं क्या कह रही थी, अगर आपका काम खत्म हो गया तो मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो। वो क्या है ना कि कई दिनों से मैंने खाया नहीं और मेरा मन कर रहा है, और वैसे भी आपके हाथ का व्हाइट सॉस पास्ता मुझे बहुत पसंद है। कोई बात नहीं अनिका, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अभी बना देती हूँ। दरअसल मैं थक गई हूँ ना, क्योंकि मैं अभी थोड़ी ही देर पहले सैलून से घर आई हूँ और बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही है, तो आप मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं वही खा लूंगी। रागिनी मजबूरन उसके कहने पर रसोई में अनिका के मनपसंद खाना बनाने लगती है। अरे ओ कामचोर बहू, अगर तेरा ये काम खत्म हो गया तो जरा मेरे कमरे में आना, मेरे हाथ पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से यहाँ वहाँ आने जाने में ना शरीर दर्द होने लगता है, और तुझे तो मेरी चिंता ही नहीं है, कम से कम सास की सेवा ही कर लूं। अरे माँ बाप ने दान दहेज में तो कुछ दिया नहीं, कम से कम सेवा करके ही अपने ससुराल वालों को खुश तो कर दे। माँ जी आप चिंता मत करो, बस मैं आ रही हूँ, अनिका के कमरे में व्हाइट सॉस पास्ता देने जा रही हूँ, वे बहुत देर से मांग रही है, थक गई है वो भी। हाँ हाँ बहू, अभी सैलून से आई है ना, धूप लग गई होगी, उसे एक काम कर, उसके लिए नींबू पानी भी बना दियो। माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। इसी तरह से दोनों सास बहू मिलकर रागिनी को परेशान किया करते, लेकिन बेचारी रागिनी कभी उनको पलटकर जवाब नहीं देती थी। रागिनी अकेले ही घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने आती है। तभी वो साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछती है। तभी उसका पति अर्जुन बोलता है, क्या हो गया तुम्हें, बहुत थकी थकी नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? ठीक हूँ अर्जुन, बस ज्यादा समय रसोई में रहती हूँ ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे काम करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रसोई में एसी लगवा दूंगा। अरे नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, माँ जी को लगेगा कि तुम जोरू के गुलाम बन गए हो, अपनी बीवी के लिए रसोई में ऐसे एसी लगवा दिया। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता घर का सारा काम तुम अकेले ही करती रहती हो? यहाँ तक कि मेरी माँ और अनिका आए दिन तुम पर ऑर्डर देती रहती हैं। अरे यार तुम इतना काम करोगी, तुम्हारे बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। आप बिना फालतू की टेंशन लेते रहते हैं, अब गर्मी है तो लगेगी ना। रागिनी इतना बोल ही रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। अर्जुन उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन पास के ही हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को अपने घर पर बुला लेता है। डॉक्टर चेकअप करने के दौरान बताते हैं कि रागिनी प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है। तभी जानकी और अनिका आपस में मुंह बनाते हुए कहती हैं, ये लो, अभी महारानी प्रेग्नेंट हो गई, घर का काम कौन करेगा? इतनी गर्मी में मेरे बस की तो नहीं है कि मैं रसोई जाऊं और खाना बनाऊं। वही तो माँ जी, मेरे बस की भी नहीं है, मेरी ब्यूटी खराब हो रही है अगर मैं किचन में गई तो। एक काम करते हैं, हम एक नौकर रख लेते हैं। अरे तू पागल है क्या, इतना पैसा नहीं है कि नौकर को पैसे दे, हम इसी महारानी से घर का काम करवाएंगे। शुरुआती दिनों में तो काम कर सकती है ना, और वैसे भी गरीब है, गरीब लोगों को तो आदत होती है मेहनत करने की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी रागिनी प्रेगनेंसी में भी घर का सारा काम करती। अर्जुन ये सब देखकर रसोई में एक एसी लगवा देता है। जानकी और अनिका दोनों एसी लगने के बाद और रागिनी का जीना दुश्वार कर देती हैं। न जाने इसने कौन सा काला जादू किया है इसने, तभी तो मेरा बेटा इसके आगे पीछे घूमता रहता है। अरे इतना माँ के बारे में नहीं सोचा होगा, उसने अपनी बीवी के माँ बनने के बाद रसोई में एसी लगवा दिया। अरे वाह, क्या जमाना आ गया है। देखते ही देखते समय का पहिया धीरे धीरे कोच जाने लगता है। अब अनिका भी प्रेग्नेंट हो जाती है। जानकी देवी के दोनों बहुएं माँ बनने वाली थीं। वो कहीं न कहीं बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दिनों में रागिनी घर का सारा काम अकेले ही किया करती, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका सारा दिन आराम करती, हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती। धीरे धीरे रागिनी और अनिका दोनों का 9वां महीना लग जाता है। रागिनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने तक भी घर का सारा काम किया करती।
अरे ओ महारानी, ढंग से पोछा लगा, माँ बनने वाली है, कोई अवार्ड जीत कर नहीं आई है कि घर का कोई काम नहीं करवाएंगे। इस घर में रहना है तो घर का सारा काम करना होगा और मेरे हिसाब से चलना ही पड़ेगा। आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना किया कर। माँ जी, पेट भारी होने के कारण मैं घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, बस थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद में फिर सारा काम करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद सारा घर का काम करना है। तभी वहाँ अनिका आती है और अनिका कहती है, माँ जी, मेरा बच्चा होगा तो आप मेरे बच्चे को सोने का चेन बनवा देना, आखिर वे आपका इकलौता प्यारा पोता होगा। आप तो मुझे अपने घर की बहू मानती हो ना, उस हिसाब से मेरा बच्चा आपका पोता हुआ। तो बिल्कुल टेंशन मत ले अनिका, मैं सब कुछ करूँगी तेरे लिए। जानकी और अनिका दोनों रागिनी के साथ बहुत भेदभाव करती थी। बेचारी रागिनी कभी भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती थी। देखते ही देखते अनिका और रागिनी दोनों को लेबर पेन शुरू हो जाता है। परिवार वाले उन दोनों को एक ही अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। जहां रागिनी का बच्चा बहुत ही स्वस्थ पैदा होता है तो वहीं अनिका का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। क्योंकि घर का एक भी काम न करने के कारण, सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने के कारण बच्चे में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती है और बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाता है। इस दौरान इस सदमे से अनिका बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। तभी रागिनी अपना बच्चा अनिका को देते हुए कहती है, अनिका, जो हुआ उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे जख्मों पर मरहम जरूर लगा सकते हैं। इसलिए तुम ये समझो कि मेरा बच्चा ही तुम्हारा बच्चा है, जो हमारे पास नहीं है। उसके बारे में सोचने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास है, एक बार उसकी तरफ अपनी नजर बढ़ा के देखो। ये मेरा बच्चा तुम हमेशा के लिए अपने पास रखो, इसे पालो और इससे बात करो। रागिनी का इतना बड़ा दिल देखकर अनिका और जानकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों से माफी मांगती है और उसे दिल से स्वीकार कर लेती है। नंदू चंदा से बहुत प्यार करता था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। गांव के सभी लोग उनके प्यार के खिलाफ थे, लेकिन दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन नंदू की माँ अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा नंदू, चीजों को समझने की कोशिश कर। तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। एक ही गांव में रहकर उस चंदा से शादी करना तो मुश्किल है, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन या फिर किसी और रिश्ते से जानते हैं। इसलिए भूल जाइए सब शादी वादी। करनी है तो दूसरे गांव की लड़की से शादी कर ले। माँ जिसे प्यार होता है उसी से शादी होती है। अब अगर चंदा ऐसी गांव की है तो क्या फर्क पड़ता है। रही बात भाई बहन के रिश्ते की, तो मैंने चंदा को कभी बहन नहीं माना है। बचपन से उसके साथ रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। वो मेरी दोस्त थी। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। अब आप लोग इस रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। बेटा तू बात क्यों नहीं समझता। अरे वे चंदा दिन भर लड़कों के साथ कभी कंचे खेलती है तो कभी कुल्ली ठंडा। वो क्या घर संभालेगी। अगर मेरे लिए बहू लाना चाहता है तो कोई संस्कारी लड़की लेकर आना, जो मेरे घर को संभाल सके। जीवन में कोई भी अच्छी बुरी परिस्थिति आए तो उस समय वह हमारे साथ रहे। ये चंदा तो शक्ल से ही किसी काम की नहीं लगती है। क्योंकि आप चंदा को अच्छे से जानती नहीं हो। मैं चंदा के साथ बचपन से रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चंदा हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है। वो घर और परिवार दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। नंदू की माँ को घर के कामकाज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। खुद की बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदू की माँ गांव के सरपंच से नंदू और चंदा की शादी की बात करती है। सारी बातें सुनने और समझने के बाद सरपंच दोनों की शादी की रजामंदी दे देते हैं, जिससे गांव का कोई भी आदमी चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद चंदा बखूबी अपनी ससुराल की जिम्मेदारी संभाल ही लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदा रसोई में खाना बना रही थी, वो भी नीचे बैठकर रोटी बेल रही थी। अचानक से रसोई की छत टपकने लगती है। तभी चंदा अपनी सास को इस बारे में बताती है। अरे माँ जी देखिए ना, रसोई की छत टपक रही है। रोटी बनाने में मुझे परेशानी हो रही है। अभी तो बारिश नहीं आ रही है, फिर भी ये सब क्या हो रहा है। 2 दिन पहले बारिश आई थी ना, इसलिए रसोई की छत पर थोड़ा पानी बच गया होगा, इसलिए छत टपक रही है। अब बारिश के दिनों में ये सारी दिक्कतें तो होगी ना। चुपचाप जाकर किसी तरह से रोटी बना, बहुत भूख लग रही है। माँ जी अभी तो जैसे तैसे मैं रोटी बना दूंगी, लेकिन जो छत टपक रही है उसका तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना।
क्योंकि मान लो बारिश बहुत ज्यादा होने लगी, फिर ऐसे में तो छत की मरम्मत कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तू दहेज में कोई खास माल पानी लेकर आई है जो मैं छत की मरम्मत भी करवाऊं और तुझे खाना भी खिलाऊं? जैसा हमारा घर है उसी में तुझे गुजारा करना पड़ेगा। बहुत भूत चढ़ा हुआ है ना प्यार का। और अब भुगत। अरे माँ जी, इस घर में मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी तो परेशानी होगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि छत की मरम्मत करवा दो, छत पर पन्नी बिछवा दो ताकि बारिश आए तो हमें उससे थोड़ी राहत मिले। तेरा काम है घर का काम करना, कहाँ मरम्मत करानी है कहाँ क्या करवाना है वह मेरी जिम्मेदारी है, चुपचाप काम कर। बेचारी चंदा चुपचाप अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। चंदा की रसोई बहुत बुरी तरह से टपक रही थी, हर तरफ पानी ही पानी था। चंदा को खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह फिर से अपनी सास के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी सास उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है, अगर रसोई में पानी भर गया है तो क्या रसोई में खाना नहीं बनेगा? अब तू कैसे बनाएगी वो तेरे ऊपर है। माँ जी आप ही बताओ, मैं खाना कैसे बनाऊं? पूरी रसोई में पानी भर चुका है, मैं पानी में खड़ी होकर कैसे खाना बना पाऊंगी? ये तो बहुत मुश्किल है। अरे तू क्या चाहती है कि तेरी जगह में मैं जाकर खाना बनाऊं? अगर तेरी यही इच्छा है तो मुझे साफ साफ बोल दे, मैं नंदू को इस बारे में बोल देती हूँ, क्योंकि तू तो नंदू की पसंद है ना। माँ जी अब कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है, छोड़ो आप, मैं जैसे तैसे खाना बना लूंगी। बेचारी चंदा पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उस बारिश के पानी में अनेक प्रकार की बीमारी वाले मच्छर पनप रहे थे और चंदा उसी पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। 2 से 3 घंटे तक वह उसी पानी में थी और इस दौरान उसे बीमारी वाले मच्छरों ने पूरी तरह काट लिया था, जिसके बाद चंदा की तबीयत खराब हो जाती है। नंदू चंदा को पास के अस्पताल लेकर जा रहा था, जहां उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी आ जाती है। डॉक्टर चंदा को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं। उस दिन तक चंदा हॉस्पिटल में थी और इस दौरान चंदा की सास को घर और रसोई दोनों अकेले ही संभालनी पड़ रही थी। हे भगवान, मेरे बस की नहीं है इस रसोई में खाना बनाना, क्योंकि इस रसोई में तो सच में बहुत गंदे गंदे मच्छर पनप रहे हैं। चंदा तो बीमार ही पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी बीमार पड़ जाऊं। सही कहा था चंदा ने, अगर समय रहते मैंने उसकी बात सुन ली होती तो शायद उसकी तबीयत इतनी खराब नहीं हुई होती। बेचारी मुझसे बिना लड़ाई झगड़ा किए मेरी बात का उल्टा जवाब देने के बजाय मेरी बात को माना उसने, और उस पानी में घंटों खड़े होकर खाना बनाती रही। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने बेटे नंदू से कहकर घर की पूरी छत बनवा देती है, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। रसोई का पानी भी अब धीरे धीरे सूख जाता है। जब बारिश आने के बाद घर में पानी नहीं आता तो ऐसे ही कुछ दिन बाद चंदा भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसकी सास उससे माफी मांगती है और उससे कहती है, देख चंदा, तू चाहती थी ना कि मैं छत की मरम्मत करवाऊं, तो देख मैंने मरम्मत करवा ली है। बस पछतावा इस बात का है कि समय रहते नहीं कराया। अगर समय रहते करवा लेती तो शायद तेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती। सच में मुझे आज ना बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। तो मुझसे हमेशा कहती रही कि माँ जी छत की मरम्मत करवा लो, लेकिन मैं तेरी एक बात नहीं सुनी, सारी बातों को अनसुना कर गई। कोई बात नहीं माँ जी, देर से सही अगर आपको चीजें समझ आ गई वही बहुत है। बारिश आना, आंधी तूफान आना, ये सब हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे तो हम कर सकते हैं ना माँ जी। उसे करने में लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर आपस में गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हैं।